हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन फिर स्टार्ट करते हैं अपनी 8th क्लास का सेकंड चैप्टर। तो अपन ने जहाँ शुरुआत की थी, अपन ने हैंड रिटन नोट से शुरुआत की थी और अभी अपन धीरे धीरे मूव करते हुए कहाँ तक आ गए, डिजिटल पैनल विथ वर्ड्स नोट्स। ये वही सब नोट्स हैं जो मैं हाथ से लिख के आपको एक्सप्लेन करके समझाता था। अभी जो अपन को 1 to 2 मंथ्स का टाइम मिला, इसमें मैंने क्या किया, जितने भी मेरे नोट्स थे उनको मैंने वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी अगर आप यहाँ जिस वे में पढ़ेंगे, आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है, कोई भी नोट्स नहीं राइट करना, आपको कुछ भी नहीं लिखना, बस 30 to 40 मिनट्स की जो क्लास रहती है उसको कंटिन्यू करो और ध्यान से अपना 100% क्लास को दो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे अपने चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है, फ्रिक्शन एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है। और अगर फोर्स की बात करें तो अपने को क्या याद आता है, पुल और पुश एक्टिविटी याद आती है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है, तो मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, मूव हो रहा है, तो क्या इसके मूवमेंट बहुत स्मूथ है? बोला नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों? किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो सरफेस है उस मोशन का अपोज कर रहा है, जो बिहेवियर है उस सरफेस का, ठीक है, उस चीज को किस में कंसीडर करेंगे अपन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है बेसिकली, कि किसी भी सरफेस जो है उसको जो फोर्स प्रोवाइड करता है, जो मोशन का अपोज करने के लिए जो फोर्स प्रोवाइड करता है, वही क्या होगा, फ्रिक्शन। और एक बार फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। जितनी भी डेफिनेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, इनको मैंने विथ हेल्प ऑफ फोटोज से एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ को कुछ जितनी भी क्रिएटिव थॉट्स थी सब अप्लाई किया है, तो यही मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन से। क्लियर? तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन में क्या होगा, फ्रिक्शन इज ए ऑपोजिशनल मोशन। फ्रिक्शन क्या है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जो उसका अपोज कर, अपोजिशनल मोशन एक्सपीरियंस व्हेन टू सरफेसेस, जब भी कोई दो सरफेस इन कांटेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अपन डेफिनेशंस इसी वे में है। बहुत सारे आपने वीडियोस में देखा होगा कि डेफिनेशंस को साथ राइट ऑन कर रहे होते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। मैं नहीं करूंगा। क्यों? ऑब्वियसली आपको पता है ये आपकी नोट्स हैं, नोट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना। क्लियर? वर्ड टू वर्ड बहुत प्यारा प्रीशियस टाइम देके इनको मैनेज करके मैं यहाँ पे लेके आया। ठीक है, तो वापिस आते हैं कि जब भी कोई दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, कांटेक्ट मतलब फोर्सेस में आपने देखे थे टू टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? याद आ रहा है कुछ बचपन? तो अपन कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। जब भी when two surfaces are in contact move with respect to each others, with respect to each others, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो वहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स उस मोशन का अपोज कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, अपोजिशन या अपोज कर रहा होगा, उसी चीज को क्या कहेंगे, क्या कहोगे इसी चीज को, फ्रिक्शन। जैसे अपन ने एक एग्जांपल के लिए क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, इसका इस डायरेक्शन में क्या है, मोशन, ये डायरेक्शन इसकी मोशन की है। ओके, ऑब्जेक्ट पुश किस डायरेक्शन में कर रहा है, ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, पॉजिटिव फोर्स। ये क्या हुआ मेरा, फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, देन अब बात आता है कि सर अगर फ्रिक्शन इसका अपोज करता है तो ऑब्वियसली हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन किस चीज की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज अप्लाइंग या मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में रहेगी। क्लियर है? ठीक है, नीचे एक छोटा सा नोट मेंशन किया हुआ है, इसको आप नोट ही मानिए। बीच में मैंने बहुत सारे नोट्स ऐड किए हुए हैं, ऐसा आपको मिलेंगे रेड कलर में। ठीक है, जैसे क्लास में रहते हैं ना आरएक्स पॉइंट्स, नोट्स, इंपोर्टेंट लाइंस, तो इसी वे में मैंने ऑल टोटली आपको आपके एक्सप्लेन किए हुए। तो देखिए एक बार नोट क्या है आपका, नोट क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले ओनली, इस चीज पे देखिए क्या, ओनली व्हेन टू सरफेसेस आर इन फिजिकल कांटेक्ट। जो दो सरफेसेस जब फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे
तब वहां पे क्या जनरेट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। दोबारा रीड करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कम इन टू प्ले ओनली व्हेन टू सरफेसेस आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड इज देयर फॉर ए कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, तो आपको एक कैटेगरी डिफाइन हुई कि जो मेरा फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स है उसका एक नाम और क्या फाइंड आउट हुआ, या वो किस कैटेगरी में आता है, कॉन्टेक्ट फोर्स। क्लियर हुआ, ये चीज आपने समझी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कोज ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड क्या अपना, कोज ऑफ फ्रिक्शन। कोज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर क्या देख पा रहे हैं कि जो फ्रिक्शन है उसके क्या क्या कारण है। पहले अपन ने देखा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, जो मेरी किसी भी रिलेटिव मोशन में अपोज या मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट का अपोज कर रहा है, वो क्या होगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। अब कोज ऑफ फ्रिक्शन, कोज ऑफ फ्रिक्शन में क्या है कि किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। इंटरलॉक किसको कहते हो, जैसे अगर मैं फिंगर्स की बात करता हूँ कि सर फिंगर्स की ग्रिप की बात कीजिए, तो जैसे कभी आपने कुश्ती देखी है अखाड़े में, तो वहां पे मोस्टली पहलवान क्या होते हैं, जैसे किसी को ग्रैब कर रहे हैं तो ये नहीं करते, उनको उस टाइम उनके कोच क्या कहते हैं, इंटरलॉक करो। इंटरलॉकिंग जैसा ये सरफेस, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग बोली जाती है उसके अंदर। क्लियर है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग होती है। तो उसी वे में अपन देखते हैं कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के साथ किस वे में इंटरलॉकिंग करता है। क्लियर, ऑब्जर्व करते हैं, नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन कि क्या कोई भी सरफेस है वो परफेक्टली स्मूथ होती है, नहीं, कोई भी सॉलिड सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। ओके, दिस मींस ऑल द सॉलिड सरफेसेस आर रफ इन सम अमाउंट ऑफ, ऐसा नहीं कह रहे कि 100% रफ होगी। जैसे एक ग्लास है, स्मूथ है, सरफेस इसकी स्मूथ है, लेकिन क्या 100% स्मूथ है, नहीं, ये परफेक्टली स्मूथ नहीं है, कुछ में भी रफनेस होगी, इसी फ्रिक्शन की वजह से। तो क्या, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपने 8th क्लास में स्टार्टिंग में देखा होगा या 9th में पढ़ेंगे, 7th में देख के आए हैं कि मैं अगर फ्रिक्शन की बात करता हूँ तो फ्रिक्शन में सबसे पहले एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। फ्रिक्शन के एग्जांपल्स कौन से हैं, तो विथ हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी राइट ऑन ए पेपर, विथ हेल्प ऑफ पेंसिल। अगर मैं पेंसिल से किसी पेपर के ऊपर लिख पा रहा हूँ, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वहां पे कुछ रफनेस है। क्लियर हुआ, तो दिस मींस द ऑल सॉलिड सरफेसेस आर रफ व्हेन ए बॉडी इज पुल्ड ओवर अनदर, दीज हिल्स एंड वैलीज। अभी हिल्स और वैलीज क्या है, जैसे अगर मैं स्मूथ सरफेस की बात करता हूँ, स्मूथ सरफेस कैसा होगी, ऐसा देखने में, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा मोलिकुलर लेवल पे उसको जूम करता हूँ तो मेरे को यही सरफेस कैसा विजिबल होगी, कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉप है इसको क्या बोला गया है, हिल्स, एंड ये जो बॉटम है इसको क्या कहा है, वैलीज। क्लियर है, हिल्स और वैलीज। जैसे इसी वे में देखते हैं, ये एक्स्ट्रा मेरे पास ये क्या है, बॉक्स और वुडन का, और ये मेरे पास एक सीमेंट का प्लाईवुड बोल सकते हो, या एक सरफेस है जिसके ऊपर इस बॉक्स को क्या कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ। क्लियर है, तो जैसे ही मैं इस बॉक्स को स्लाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ फोर्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिस किस पे डिपेंड होगी, वो सरफेस पे। तो जैसा ही मैं इस बॉक्स को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर लेवल पे जूम करके आपको कुछ विजिबल है, गौर से देखिए एक मिनट, ये क्या है, ये रफनेस ऑफ सरफेस है, ये क्या है, रफनेस ऑफ सरफेस। यहाँ पे ये क्या मिलेंगे आपको, हिल्स, और यहाँ बॉटम में क्या है, वैलीज। ठीक है, क्लियर। देन देखते हैं, इंटरलॉक विथ ईच अदर्स एंड अपोज द रिलेटिव मोशन। अब इंटरलॉक विथ ईच अदर्स मतलब, जैसा अगर मैं बात करता हूं इनकी, ये मेरे सरफेस की क्या है, वैली, ठीक है, और ये हिल्स। तो जैसा ही मैं ऊपर वुडन के बॉक्स को ऐसा अप्लाई करते हैं, क्लियर, देन ये इंटरलॉक कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ, जैसे मैंने कुछ देर पहले समझाया था, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये हिल्स वैली वाला है जो सबसे इंटरलॉकिंग का बॉन्ड
स्मार्टेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी को देखते हैं तो इट्स पुल ओवर when a body is pulled over another surface, these hills and valleys interlock with each others the oppose the relative motion between two bodies। जब भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो हिल्स वैलीज आपस में क्या होती है, इंटरलॉक हो जाती है, और यही अपने फ्रिक्शन के जनरेट होने का सबसे मेन रीजन है। दिस गिव्स राइज टू ए फ्रिक्शनल फोर्स। इसी की वजह से मेरा राइज का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले कोज क्या पड़ा, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस, सरफेस की रफनेस की वजह से या परफेक्टली स्मूथ ना होने की वजह से वहां पे मेरी हिल्स और वैली एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हुई और वहां पे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ, राइज हो गया। क्लियर है, ओके। थर्ड देखते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर में जो ओवरराइट कर रहा हूँ एनोटेशंस बोलते हैं इनको, और ये इसके साथ में आपको मिलेंगे। जैसे आप कह रहे हो कि सर अभी तो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, दिन मेरे को आप जो ओवरराइटिंग कर रहे हो, आप जो ऊपर से एक्सप्लेन कर रहे हो, एनोटेशंस मार्क कर रहे हो, वो क्या हमें पीडीएफ में मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगी। जैसा है आपके सामने एक एनोटेशन कंप्लीट हो रही है, ये बैकएंड पे सेव हो रही है, और इन सब पीडीएफ को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट करके आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है, देखते हैं सेकंड रीजन। ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सरफेसेस। अब यहाँ पे एक नया वर्ड सुनने को मिला है आपको, एडिशन। ये एडिशन क्या है? ये जैसा अगर मैं मोलिक्यूल्स की बात करता हूं आपस में, तो मोलिक्यूल्स रब होने की वजह से क्या होगा, मोलिक्यूल्स रब होने की वजह से वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वहां पे चार्ज डेवलप होगा। क्लियर है, क्या जनरेट होगा, चार्ज। जैसे बचपन में देखा कि जो बैलून होगा उसको मैं हेयर्स के साथ रब कर रहा हूं, देन स्टिक टू द वॉल, जैसे वॉल के साथ चिपकाएंगे वो चिपक जाएगा। क्लियर है, तो वैसा ही वहां पे रीजन क्या हुआ, वहां पे एडिशन फोर्स जनरेट हो रहा है चार्ज होने की वजह से। तो इसी को एक बार देखते हैं। द मोलिक्यूल्स प्रेजेंट एट मीट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट या अट्रैक्ट ईच अदर्स। जो मीट पॉइंट है, मीट पॉइंट मतलब जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है। जैसा ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और ये क्या है मेरा सरफेस, ये क्या होगी सरफेस। ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रही है, जो मीटिंग पॉइंट होगा, कॉन्टेक्ट एरिया होगा, वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल सकते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो, क्योंकि जब किसी भी इंसुलेटर पार्ट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज्ड फॉर्म में स्टैटिक कंडीशन में रहे, वही तो अपने सराउंडिंग रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स अपने सराउंडिंग क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कभी नहीं, रेस्ट फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर रहे हैं। और जब यहीं पे दो डिफरेंट आपको मिलेंगे तो ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। These attractions are called force to adhesion। ये दो फोर्सेस जो डिफरेंट टाइप्स की वहां पे जनरेट हो रही है, एक दूसरे को क्या adhesive properties अप्लाई करते हैं। The forces of adhesion oppose the motion, obviously this force will oppose the motion also give rise to the friction। वापिस फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो क्या स्पेसिफिक हुआ कुछ ऐसा कि फ्रिक्शन फोर्स किसको कहूंगा? नहीं, जो फोर्स या वो एक एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक सम अमाउंट ऑफ फोर्स जो मेरे मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो मैं उसके लिए क्या कहूंगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। सपोज अगर मैं स्पीडली एक डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, और अपोजिट साइड से विंड्स फ्लो हो रही है। जैसा मान लो हम ट्रेन के ऊपर हैं, रूफ के ऊपर हैं, और वहां पे क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेन के डायरेक्शन में रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपोजिट साइड से मेरे को विंड है, वो स्पीडली ब्लो होंगी वहां से, तो क्या वो मेरा मोशन का अपोज कर रही होंगी? मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना होगा उस डायरेक्शन में जाने के लिए, ऑब्वियसली। तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं उस चीज को, एयर रेजिस्टेंस, वो भी मेरे को फ्रिक्शन प्रोवाइड है, वो भी एक फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिंपल अपोज कर रहा है। जब भी कोई फोर्स मोशन का अपोज करता है हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर हुआ। तो हमने सबसे फर्स्ट कौन सा देखा, इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। सेकंड कौन सा, ड्यू टू फॉर एडिशन बिटवीन द टू सरफेसेस। ये दो मेन रीजन है
फ्रिक्शनल फोर्स के जनरेट होने की। क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको 100% एफिशिएंसी से देखना होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं एक बार टाइमिंग नोट करते हैं। ओके, ठीक है, ये अपना आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो एक बार देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? गुड सर, जिनसे मिलके बना है। ऑब्वियसली, जैसे आपने क्या है, सब्जी बना रहे होते हैं, तो सब्जी को टेस्ट को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं? जिनसे वो मिलके बनता है। तो भी अब अपन ने कॉज ऑफ फ्रिक्शन देखे, फ्रिक्शन के कारण किन चीजों से फ्रिक्शन जनरेट होता है, उन्हीं को थोड़ा सा एडवांस या डीपली पढ़ते हैं। वहां पे क्या आ जाएगा अपने पास? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जिस एरिया पे वो कॉन्टेक्ट में है उसके नेचर पे। नेचर का मतलब क्या हुआ? या तो वो सरफेस होगी, स्मूथ होगी, या रफ होगी। ठीक है, या तो सरफेस स्मूथ होगी या रफ होगी। जितनी ज्यादा उसमें रफनेस होगी, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा प्रोवाइड करेगा, राइज अप होगा। क्लियर? सेकंड कौन सा है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होगा? नॉर्मल फोर्स के। जैसा अगर मैं बोलता हूं ये क्या है? मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है। ये क्या है? मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नॉर्मल फोर्स के। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो एग्जांपल के लिए मैं बताता, जैसे अगर मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, मैं इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं तो सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। सपोज एक बार मानते हैं कि 2 न्यूटन का जो फ्रिक्शन है वो जनरेट हुआ, देन नॉर्मल फोर्स क्या रहता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो मैं इस पे मोबाइल प्लेस कर देता हूं। क्लियर हुआ? अभी क्या इस पे नॉर्मल फोर्स की जो अमाउंट है वो चेंज हुई? बिल्कुल। अभी मैं इस पे फोर्स, जितना नॉर्मल फोर्स पहले अप्लाई कर रहा था उतना ही अभी अप्लाई कर रहा हूं। क्या ये मूव होगा? नहीं। क्यों? मैंने तो उतना ही फोर्स अप्लाई किया ना। पुश और पुल ही तो मेरा फोर्सेज, तो मैं उतना ही अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अभी मूव नहीं हो रहा। रीजन, मेरे इस वेट की वजह से मेरा नॉर्मल फोर्स क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और इसी नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो मेरे को ग्राउंड से कांटेक्ट में आने पे मिल रहा था उसकी वैल्यू चेंज हो गई या बेसिकली इंक्रीज हो गई। अगर मैं नॉर्मल फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ आया कैसे? बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो चीजें आपने समझी। सबसे पहले जो सरफेस और कांटेक्ट है, या जो सरफेस अपने कांटेक्ट में आ रही है उसके नेचर पे डिपेंड करे, कितना स्मूथ है कितना रफ है। सेकंड दैट जो नॉर्मल फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द इंक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी कॉज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरे वर्ड्स में समझ सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे क्या है? एक ऐसा ये क्या है? साइकिल। बस साइकिल को सपोज कितना वेट होगा इसका? 50 केजी मान सकते हो। मॉडिफाइड बाइसिकल, सॉरी मोटरसाइकिल साइकिल है तो कितना? 50 केजी वेट हो गया इसका। अगर मैं यही एक 4 व्हीलर की बात करता हूं, ठीक है, अच्छा बस मान लीजिए अंदर सीट्स हैं, ठीक है, इसका अराउंड कितना मान सकते हो? 500 केजी। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का वेट इंक्रीज हुआ तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ऑलमोस्ट कितना होगा? 10 टाइम्स इंक्रीज होगी। क्लियर हुआ? मेरा वेट इंक्रीज कर सकते हो या नॉर्मल फोर्स को इंक्रीज कर सकते हो, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज होगा। बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे एक नोट देखते हैं। मैंने कहा था आपको नोट अलग से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होगी।
क्लियर है? हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जैसा आप अभी मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, मैंने अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन जब मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम पे क्या रहता है कि जो पर्सन की थॉट्स होती है वो आप मेरे को पूछते हो कमेंट्स में, क्लियर है? लेकिन मेरे पास जो 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने ऑफलाइन क्लासेस दी है, मोर देन 100 स्टूडेंट्स के बैच कंडक्ट किए हैं, तो वहां पे क्या रहता है, जितने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है तो एज ए फैकल्टी उनको समझ आ रहा होता है कि उनके माइंड पे क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हो, तो उनको मैंने क्या किया, नोट के वे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं दोबारा नोट का पॉइंट। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखना है। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड, फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता ऑन द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द मूविंग बॉडीज। मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं जो मूविंग बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो डिपेंड नहीं करता, जैसे अगर मैं इस मोबाइल की बात करता हूं, ये मोबाइल अगर मैं इस वे में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो जितना फ्रिक्शन जनरेट होगा इस पोजीशन पे भी उतना ही फ्रिक्शन जनरेट होगा। क्या है, क्लियर है? बोलो सर ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्लियर है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हमें सबको आइडिया है कि अगर नीचे के सरफेस एरिया हमने सोल्व किया तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग किस पे डिपेंड करे, कॉन्टैक्ट एरिया पे तो डिपेंड करती है, अभी 2 मिनट पहले पढ़ के आए, यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जितने सरफेस एरिया पे वो कॉन्टैक्ट में आएगा उतनी तो इंटरलॉकिंग फॉर्म होगी। और सर 2 लाइंस के नीचे आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, कैसे ये पॉसिबल कैसे है? तो इस चीज को किस वे में देखते हैं, प्रेशर याद है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या इसको मैं ये मेंशन कर सकता हूं, क्या ये फोर्स मेरा फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है? ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स का कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है मेरा। तो मैंने फोर्स को क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स को प्रेशर और एरिया के टर्म्स में डिफाइन किया है। अब पॉइंट इतना सा मेरे को बताओ, क्या एरिया है वो रिड्यूस होगा, एरिया अगर रिड्यूस हो रहा है, एरिया अगर मेरा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, क्या मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा? ओके, सो सॉरी स्टूडेंट्स, आज के लिए यही क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्लियर है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।